Hello students, welcome to Bhiwani Public School. This is Neetu Yadav and today in this video we will continue with the topic from the chapter Thermodynamics जो हम पहले ही बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा ये न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा, बेसिक सी बात है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन को उनके ग्राफ के साथ, और हमने बहुत सारी टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज़ की बात की थी। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगी कि एंट्रोपी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंट्रोपी इज़ नथिंग बट द मेजर ऑफ रैंडमनेस इन द सिस्टम। रैंडमनेस जितनी ज़्यादा होगी एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होगी, और स्टेबिलिटी भी उसकी सिस्टम की उतनी ही ज़्यादा होगी। तो एंट्रोपी के भी टाइप्स आते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में कहा था ना कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज़ नथिंग बट यू नो व्हाट यू आर डूइंग, कि प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस कर रहे थे तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ रही है। अब वो रिएक्शन कंबशन थी तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन कह दिया, अगर वो रिएक्शन फॉर्मेशन की थी तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह दिया, अगर वो रिएक्शन हाइड्रोजनेशन थी तो उसको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन कह दिया था। ऐसे ही एंट्रोपी के भी टाइप्स होते हैं। अगर सिस्टम में हम बात कर रहे हैं सॉलिड फ्यूज़न की, फ्यूज़न मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, तो ऑब्वियस ही बात है सॉलिड से लिक्विड में जब आ रहे हो तो पार्टिकल्स में रैंडमनेस बढ़ रही है, क्योंकि पार्टिकल जो है लिक्विड के वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो एंट्रोपी बढ़ गई। तो फ्यूज़न प्रोसेस था तो इसको कहेंगे एंट्रोपी ऑफ फ्यूज़न। अगर वेपराइजेशन है तो इसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, अगर एंट्रोपी। और अगर सब्लिमेशन है तो कहेंगे एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। यानी कि इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस है, रीड कर लेना। सिर्फ प्रोसेस अलग होगा, अदरवाइज एंट्रोपी सेंस सेम है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेस लॉ। हेस लॉ क्या कहता है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ए से बी बनाना है। ठीक है, ए से बी बनाने में डेल्टा H1 एंथैल्पी चेंज आ रहा है फॉर एग्जाम्पल। सेकेंड इज कि आपने पहले ए से सी बनाया और फिर सी से बी बनाया, तो ए से सी आने में एनर्जी चेंज था फॉर एग्जाम्पल डेल्टा H2 और इसमें था आपका डेल्टा H3। तो हेस लॉ कहता है कि भाई होगा क्या इसमें कि आप चाहे सिंगल स्टेप में जाओ चाहे आप मल्टी स्टेप से जाओ, लेकिन अगर आप रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहे हो तो इन दोनों ही, ये मतलब मैंने कंसिडर किया है स्टेप 1 और इसको मैंने कंसिडर किया है स्टेप मतलब 1 and 2। इसमें ये मल्टी स्टेप है, दिस रिएक्शन इज मल्टी स्टेप रिएक्शन। क्या हुआ था, या तो मैं डायरेक्ट ए से बी बनाऊं या फिर पहले ए से सी और फिर सी से बी पर जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिस लॉ द ओवरऑल एंथैल्पी चेंज इज सेम फॉर द रिएक्शन। यानी कि हिस लॉ कहता है दिस डेल्टा H1 इज इक्वल्स टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। यानी कि ये पूरा हमने पाथ 1, स्टेप नहीं हम इनको पाथ कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल पाथ 1, तो ये एंथैल्पी चेंज था जब हम पाथ 1 से जा रहे थे, और ये टोटल एंथैल्पी चेंज है जब आप पाथ 2 से जा रहे हो। तो हेस लॉ कहता है कि आप किसी भी पाथ से चले जाना, अगर आप ए से बी पर पहुँचे हो तो आप चाहे इस पाथ से जाओ चाहे इस पाथ से जाओ, ओवरऑल एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन विल रिमेन सेम। दिस इज हिस लॉ। आई होप समझ आया होगा। सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो अगर मुझे यहाँ से हिसार जाना है, ठीक है, तो यहाँ से हिसार जाने के डायरेक्ट फॉर एग्जांपल बस फेयर जो है वो 100 रुपये की टिकट है, चले गए। या फिर मैंने क्या किया, यहाँ से पहले हांसी तक के लिए टैक्सी ली और फिर हांसी से हिसार के लिए टैक्सी ली, तो उसमें भी मुझे क्या पड़ा कि एक ने 25 मांग लिए, आगे वाले ने फिर 75 मांग लिए, तो टोटल तो 100 ही रहा ना। यही हेस लॉ कहता है। हेस लॉ कहता है कि आप चाहे पाथ 1 से चले जाओ या आप मल्टी स्टेप्स में यानी कि पाथ 2 से चले जाओ, ओवरऑल एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन विल रिमेन सेम, इक्वल रहेंगे ये दोनों चीज़ें। आ गई बात समझ में। न्यूमेरिकल यहाँ से इम्पोर्टेंट है, स्टेटमेंट तो 1 नंबर की बनती है इन केस बहुत सिंपल क्वेश्चन में टीचर कह देता है डिफाइन हेस लॉ, अदरवाइज यहाँ से न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे हेस लॉ पे। एप्लीकेशन है इसकी टू फाइंड आउट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी मतलब कोई भी एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है हम हेस लॉ को यूज़ कर सकते हैं। न्यूमेरिकल देखेंगे एक बार। एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इथेन आपने कैलकुलेट करनी है। यू नीड टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन। तो इथेन के लिए फॉर्मूला अगर मैं देखूँ तो इथेन का फॉर्मूला होता है CH3CH3, या सिंपली मैं कहूँ C2H6। तो C2H6 ये बैलेंस हो गई, ये हमारा एम है। मुझे क्या करना है, इसके लिए डेल्टा H ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करनी है, ये निकालना है। अब गिवन डाटा मेरे पास क्या है, कंबशन ऑफ कार्बन। मैं एक बार बुक लेकर के न्यूमेरिकल लिख लेती हूँ, ये
सो दैट, क्योंकि डाटा गिवन बहुत ज़्यादा है। गिवन क्या है, C + O2 गिव्स CO2 और इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू हमारे पास है, डेल्टा H इज इक्वल्स टू -393.5 किलो जूल पर मोल। अच्छा, आपने कभी यहाँ पर नोट लिखा हुआ देखो ना, तो इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे आप उसकी बात कर रहे हो, ठीक है। दूसरी रिएक्शन जो है वो हमारे पास गिवन है H2 + ½ O2 गिव्स H2O। इसके लिए डेल्टा H ऑफ रिएक्शन गिवन है आपको -285.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। थर्ड इक्वेशन गिवन है आपके पास C2H6 + 7/2 O2 गिव्स 2CO2 + 3 H2O और इसके लिए जो डेल्टा H की वैल्यू है हमारे पास रिएक्शन में वो है -1560 किलो जूल पर मोल। आई होप बोर्ड पूरा नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सुनो, हमारे पास ये 3 रिएक्शंस गिवन है, तीनों के लिए आपको एंथैल्पी चेंज गिवन है। नाउ आवर एम इज़ टू फाइंड आउट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन। तो ये हमारा एम है। आपने मैथ्स में शायद कभी पढ़ा हो, इक्वेशन के ऊपर कुछ ऑपरेशंस लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, मुझे इन तीनों इक्वेशंस पर कुछ इस तरह से ऑपरेशन लगाना है कि प्लस माइनस करने के बाद मेरे पास फाइनली ये इक्वेशन आ जाए, ठीक है। अब देखो, मुझे चाहिए कार्बन + हाइड्रोजन, तो मुझे यहाँ कार्बन नज़र आ रहा है, यहाँ हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, यानी कि मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर सकती हूँ। लेकिन मुझे चाहिए 2C एंड 3H2, तो यानी कि मुझे फर्स्ट इक्वेशन को पहले क्या करना पड़ेगा, × 2, तभी तो मेरे पास 2C आएगा ना। और H2 इस रिएक्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा, × 3, तभी तो मेरे पास 3H2 आएगा। और फिर आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दोगे। चलो मैं करके दिखाती हूँ। क्या किया मैंने, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास जो नई इक्वेशन बन के आ रही है वो आ रही है 2C2O2 गिव्स 2CO2, ओके। और सेकंड को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ रहा है 3H2 + 3/2 O2 गिव्स 3H2O। ये दोनों आ गई नई इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। आगे बात समझ में, ऐड करने के बाद ये बन रहा है 2C + 2, अच्छा देखो 2O2 एंड 3/2 O2, तो ये कितना आ जाएगा, 7/2 O2 आ रहा है ना, प्लस 3H2, और इस तरफ क्या आ रहा है, 2CO2 + 3H2O। क्लियर, ये मेरे पास मान लो इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब मैं अपनी इक्वेशन नंबर 4 और 3 को ध्यान से देखूंगी, ठीक है। मुझे प्रोडक्ट साइड ये चीज़ एक्स्ट्रा नज़र आ रही है, क्योंकि एम जो था, एम क्या था हमारे पास, 2C + 3H2 गिव्स C2H6, ये हमारा एम था, ठीक है। तो एम में क्या मुझे कहीं पे CO2 और वाटर नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा, तो मुझे यहाँ से ये कैंसिल आउट कराना है। क्या मैं इस इक्वेशन नंबर 4 में से 3 को माइनस कर दूँ, हो जाएगा ना ऐसा। तो मैंने क्या किया, इस 4th इक्वेशन में से, मतलब मैंने फिर क्या किया, इन दोनों को तो ऐड किया है और फिर इसको क्या किया है, सबट्रैक्ट कर रही हूँ मैं, जो नई आई है उसमें से। तो इसमें से मैं उसको जब माइनस करूँगी तो 2C + 7/2 O2 + 3H2 - C2H6 - 7/2 O2, ये रिएक्टेंट वाली साइड है। तो देखो 7/2 O2 7/2 O2 कैंसिल हो गया, प्लस का था ये माइनस का था, ओके जी हटा देते हैं इनको। क्लियर, ठीक है। अब प्रोडक्ट साइड ये 2CO2 कैंसिल आउट हो गया, 3H2O कैंसिल आउट हो गया, तो इधर तो कुछ बचा ही नहीं प्रोडक्ट साइड, और ये माइनस का है, उधर ले जाके प्लस का हो जाएगा। तो मेरे पास आ गया 2C + 3H2 गिव्स C2H6, यही हमारा एम था और ये हमें मिल गई, ठीक है। अब जो जो ऑपरेशन आपने इन तीनों इक्वेशंस पर लगाए हैं, सेम ऑपरेशन आप इनकी एंथैल्पीज़ पर लगाओगे तो एंथैल्पी भी कैलकुलेट हो जाएगी। ऑपरेशंस मैंने ये लगाए आपको और करके बताया, देखो एम आ गया ना लास्ट में।
रिक्वायर्ड था 2C + 3H2 गिव्स C2H6 और अभी भी हमारे पास फाइनली क्या आ गया 2C + 3H2 गिव्स C2H6। तो सेम ऑपरेशन अब हम उनके एंथैल्पीज पर लगाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, सेकेंड वाली एंथैल्पी को 2 से मल्टीप्लाई किया था, सेकेंड वाली एंथैल्पी की सॉरी फर्स्ट वाली को, तो फर्स्ट वाली थी -393.5, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था और सेकेंड वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया था और फिर उन दोनों को ऐड किया था। याद रखना ये चीज़ें, ठीक है। और फिर इन दोनों को ऐड करने के बाद इसमें से थर्ड वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो -1 माइनस ये भी ध्यान रखना 1560 ये आ जाएगी हमारे पास डेल्टा H जो हमें रिक्वायर्ड है वो। अब इसको सोल्व करेंगे भाई फटाफट से, करो आप लोग करो, मैं भी करती हूँ यहाँ पर। -7.0 माइनस, क्योंकि ये भी माइनस की है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 ये आ गया मेरे पास 857.4 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ध्यान रखना 1560। लो जी, अब इसको फटाफट से करेंगे, माइनस माइनस ये ऐड हो जाने हैं, तो मैं एडिशन कर देती हूँ एक बार। 0.0 तो 4 7 7 14 1 8 से 14 8 8 16, तो ये आ गया मेरे पास 1644.4 माइनस का, ठीक है, और प्लस 1560। अब इसमें बताओ क्या होगा, 1560.0 माइनस करेंगे तो आया 84.4 ये हमारे पास वैल्यू आ गई किलो जूल पर मोल। नाउ लेट मी चेक इन बुक की फाइनल आंसर क्या है। बिल्कुल सही आया है हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। क्वेश्चन इसी तरह के मिलेंगे हेस लॉ पे आपको, कि आपको कहा जाएगा दिस इज़ द एम, और एम में आपको रिएक्शन गिवन ना भी हो, ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे, आपको खुद वो इक्वेशन बनानी है कि मुझे रिक्वायर्ड क्या है। और ये 3 रिएक्शन दे करके आपको तीनों की डेल्टा एच वैल्यू गिवन थी। आपको इन इक्वेशंस को सोचना है कि किस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड करें ताकि हमारा एम ये आ जाए, और फिर जो ऑपरेशन आपने इक्वेशंस पर लगाया है सेम ऑपरेशन मैंने इनकी एंथैल्पी की वैल्यूज़ पर लगाया, और फाइनल आंसर मेरे पास आया एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इथेन की क्या रहेगी, -84.4। ये एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया है। आप बुक उठाओगे, रेफरेंस में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको गिवन है। हेस लॉ के न्यूमेरिकल इसी तरह से आते हैं। आई होप समझ आया होगा। प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना अच्छा है, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।